सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 24 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला भी कौन सा सदस्य देश बन गया? तो सही उत्तर होगा 123वां। तो अभी भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार कर लिया और इस समझौते को स्वीकार करने वाला, इसे अपनाने वाला भारत 123वां देश बन गया है। बात करें मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता, ये है क्या? तो सब्सिडी तो मतलब आप समझते हो उसमें क्या होता है। जो सरकार है वो मछली पकड़ने वालों को इसमें आर्थिक सहायता देती है, सब्सिडी देती है। किस तरह की सब्सिडी या किस तरह की छूट मिलती है? जैसे डीजल पर छूट दी जाएगी, नई नाव खरीदते हैं मछुआरे तो उनको सहायता दी जाती है, जाल खरीदने पर अनुदान दिया जाता है, मछली पकड़ने के जो भी उपकरण होते हैं उन पर सहायता दी जाती है। और सरकार ये सहायता इसलिए देती है ताकि मछुआरों की इनकम बढ़ सके। अब बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ये समझौता क्यों लाना पड़ा, तो कुछ विकसित देशों के पास बहुत बड़े बड़े औद्योगिक जहाज होते हैं, उन्हें सरकार भारी सब्सिडी देती है जिससे वे बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ लेते हैं। समुद्र में इससे मछलियों की संख्या कम होने लगती है और जो छोटे मछुआरे होते हैं उनको नुकसान होता है। साथ में समुद्री जैव विविधता, मरीन बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होती है। तो इसी समस्या को रोकने के लिए अभी WTO ने ये समझौता बनाया है। वैसे ये समझौता कब बनाया गया? ये 2022 में, जब WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तब इस समझौते को बनाया गया था। लेकिन ये लागू हुआ है 15 सितंबर 2025 से। और आप कह सकते हो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहला पर्यावरण से जुड़ा बहुपक्षीय समझौता है और भारत अभी इसको अपनाने वाला 123वां देश बन गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड को सुविधाजनक बनाने का काम करती है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 1995 में मराकेश एग्रीमेंट के तहत इसकी स्थापना होती है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले है ना टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला। और वे इस पद पर आने वाली पहली महिला है और कहां से है? नाइजीरिया से। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? 166 नंबर का मेंबर बना है तिमोर लेस्ते। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये कहां पर शुरू हो चुके हैं? तो आंसर होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 23वां संस्करण है। अभी 23 जुलाई को ही ये शुरू हो गया है जो कि 2 अगस्त तक चलेगा। कहां पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। एक्चुअली में पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, फिर उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद स्कॉटलैंड ने कहा कि ठीक है हम कर लेंगे। तो अभी फाइनली ये शुरू हो चुके हैं 23 जुलाई से ही। ग्लासगो, स्कॉटलैंड आपको याद रखना है। ग्लासगो दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2014 में भी यहाँ पे हो चुके हैं। अच्छा, शुभंकर मैस्कोट क्या है इसका? फिनी। फिनी एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न एक ऐसा घोड़ा होता है जिसके माथे पे सिंग होता है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। और ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु भी है, वही इसका शुभंकर है। और इस बार इन खेलों की कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं। इस बार केवल 10 ही खेलों को इसमें शामिल किया गया है और इस तरह से ये अब तक का सबसे छोटा कॉमनवेल्थ गेम्स माना जा रहा है। और किन किन खेलों को शामिल इस बार नहीं किया गया वो मैं आपको बता दूं। तो हॉकी नहीं हो रहा इस बार, क्रिकेट नहीं है, शूटिंग। सबसे ज्यादा मेडल हमारे पास शूटिंग में ही आते हैं और वही इस बार नहीं है। बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, स्क्वैश, इन सब खेलों को इस बार शामिल नहीं किया गया। तो अगर देखें तो लगभग 74 देशों के 3000 एथलीट इस बार हिस्सा ले रहे हैं। भारत की बात करें तो लगभग 125 खिलाड़ी 8 खेलों में हिस्सा लेंगे। और इसके उद्घाटन समारोह में भारत का जो फ्लैग बियरर है, ध्वजवाहक है, वो कौन है? मीराबाई चानू, जो कि एक वेटलिफ्टर है, और लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर। ठीक है, तो अभी ये खेल शुरू हो गए। जब फाइनल हो जाएंगे तब हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे कि भारत ने कितने मेडल जीते, क्या क्या, कौन कौन क्या क्या लेकर के आए। बाकी कुछ बेसिक हम देख लेते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके जो शुरुआत है, मतलब पहली बार जो ये हुए थे 1930 में हुए थे कनाडा के हैमिल्टन में। और आपको बता दूं शुरुआत में इसको है ना कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं कहते थे, इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। फिर 1978 से इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। हर 4 साल में होते हैं। भारत ने पहली बार 1934 में इसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, भारत की तरफ से पहला
मेडल, मैं गोल्ड सिल्वर या ब्रोंज नहीं कह रहा हूं, कोई भी एक पहला मेडल भारत की तरफ से किसने जीता था, ये अगर पूछेंगे तो 1934 के गेम्स में ही जब पहली बार भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, तो पहला जो कॉमनवेल्थ मेडल जीता था वो राशिद अनवर ने जीता था, जो कि एक पहलवान थे, ब्रोंज मेडल जीत कर आए थे। बाकी अगर गोल्ड मेडल की आप बात करोगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड कौन लेकर के आए थे, पुरुषों में बात करोगे तो मिल्खा सिंह 1958 में, महिलाओं में भी पूछोगे तो गोल्ड लेकर के आई थी रूपा उन्नीकृष्णन 1998 के गेम्स। और लास्ट टाइम जो 22वां संस्करण मतलब जो हुआ था 2022 में बर्मिंघम में, उसमें भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे और भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा था। अच्छा, अब आप तो ये बताओ कि भारत, देखो एक बार भारत मतलब 2 बार इसको होस्ट कर चुका है, मतलब एक बार कर लिया है, एक बार करने वाला है। एक बार भारत ने इसको कब होस्ट किया कॉमनवेल्थ गेम्स को, 2010 में जो हुए थे 19वां संस्करण, दिल्ली में इसको होस्ट किया था। अब दूसरी बार भी भारत इसको होस्ट करने वाला है 2030 में जो होंगे, कहां पर, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य के खावड़ा सोलर पार्क में भारत के पहले 100 मेगावाट आवर वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई? तो सही उत्तर होगा गुजरात में। तो भारत में पहली बार 100 मेगावाट आवर क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी लगाई जाएगी। ये एक बड़ी बिजली स्टोर करने वाली बैटरी है जो सोलर और विंड एनर्जी को जमा करके जरूरत पड़ने पर बिजली उपलब्ध कराएगी। तो ये परियोजना कहां पर स्थापित की गई? खावड़ा सोलर पार्क में, जो कि गुजरात में है। और इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा? तो लक्ष्य रखा है 2027 तक। आपको बता दूं, ये जो खावड़ा सोलर पार्क, इसका लक्ष्य है 2029 तक 30 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का। अच्छा, ये वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी की अगर बात करें थोड़ा सा ढंग से कि ये है क्या, तो एक्चुअली में भाई बैटरी है, मतलब बैटरी तो आपको समझ में आता है, ये एक रिचार्जेबल बैटरी है, लेकिन इसमें जो बिजली है वो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में स्टोर होती है। और इसकी खास बात क्या होता है, ये लंबे समय तक बिजली को स्टोर कर सकती है। और लिथियम आयन जो बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी तुलना में ये ज़्यादा सुरक्षित होती है। इसमें आग लगने का खतरा बहुत कम होता है और लंबे समय तक ये चल सकती है। 20 से 25 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये खराब नहीं होगी। और जो बड़े बड़े जो बिजली घर होते हैं, सोलर पार्क होते हैं, उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन, किसकी तुलना में? लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में। अब ये परियोजना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, वो हर समय बिजली भी नहीं बनाते। जैसे दिन में ही सूरज निकलता है, रात में नहीं निकलता, तो सोलर एनर्जी से आप केवल दिन में बिजली बना सकते हो, रात में नहीं। और हवा भी हमेशा नहीं चलती, तो विंड एनर्जी से भी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बिजली बनती रहेगी। जब हवा चलेगी अच्छी तब भी बिजली बनेगी। तो ऐसे समय में जब इनसे बिजली नहीं बन रही होगी तो हम इस बैटरी का इस्तेमाल कर लेंगे। और इस बैटरी को रिचार्ज कब करेंगे? जब एक्स्ट्रा बिजली बन रही होगी उस समय इस बैटरी को हम रिचार्ज कर लेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा बिजली होगी उसको इस बैटरी में स्टोर कर लेंगे। और जब जरूरत पड़ेगी, मतलब जब सोलर से बिजली नहीं बन रही है, विंड से बिजली नहीं बन रही है, उस समय इस बैटरी से हम बिजली ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, इस परियोजना में कौन कौन शामिल है, कौन सी कंपनी इस परियोजना को बना रही है? तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, लेकिन जो निर्माण का ठेका दिया गया है वो बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को दिया गया। और इसमें तकनीकी साझेदार कौन है? जो टेक्निकली हेल्प कर रहा है वो कंपनी है डेल इलेक्ट्रिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे बैटरी से ही संबंधित पहले कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो आपको याद आएगा कि रॉकलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और इसने उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी पुनर्चक्रण सुविधा स्थापित की। उसके अलावा वारी एनर्जीज, यह आंध्र प्रदेश की एक कंपनी है जो आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के रंबिली में 8,175 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगी, जिसकी क्षमता होगी 16 गीगावाट आवर। इसके अलावा एवरेडी इंडस्ट्रीज ने भारत की पहली और एकमात्र अल्कलाइन बैटरी बनाने वाली एक फैक्ट्री को शुरू किया जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में। और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में बहुत बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजना भी शुरू की है, जिसकी कुल क्षमता है 3.37 गीगावाट आवर। और एक प्रश्न हमने और पढ़ा था, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल नाम की एक कंपनी है और इसने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट शुरू किया है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में। एनोड मटेरियल क्या होता है? ये बैटरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसी की मदद से जो बैटरी है वो
चार्ज होती है, पावर को स्टोर करती है। ठीक है, तो बैटरीज से ही संबंधित ये कुछ और प्रश्न है। और आज वाला जो प्रश्न है वहां पे हमने गुजरात की बात करी है भाई। जो भारत की पहली 100 मेगावाट आवर क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है वो कहां पर लगाई जाएगी? खावड़ा सोलर पार्क गुजरात में। तो गुजरात को भी एक बार देख लेते हैं। ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया। पशु है एशियाई शेर। वृक्ष है बरगद का। पुष्प है गेंदा। लोक नृत्य में बात करें, गरबा हो गया, डांडिया हो गया। यहाँ वंसड़ा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। ठीक है, तो गुजरात ही है। आज इतने ही स्टैटिक्स हम देखते हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो भारत ने अभी 22 से लेकर 24 जुलाई तक चंडीगढ़ में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की। और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, अभी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? चंडीगढ़ में हुई। ब्रिक्स की बात कर ले, क्योंकि इस बार भारत ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ब्रिक्स, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। उस समय इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तो ये बन गया ब्रिक्स। पहली बैठक, पहली समिट 2009 में हुई थी यकिंतबर्ग रशिया में। और लास्ट ईयर 2025 में जो इसकी 17 नंबर की समिट हुई थी, उसको होस्ट किया था ब्राजील ने। इस बार इसका 18वां सम्मेलन है, 18वीं समिट है, भारत होस्ट कर रहा है। और भारत के शेरपा इसमें बनाए गए हैं सुधाकर दलेला। भारत चौथी बार इसको होस्ट कर रहा है। इससे पहले भारत 2012 में, 2016 में, 2021 में भी इसको होस्ट कर चुके। थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण, यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बाकी अभी तक देखते हैं कि ब्रिक्स की जो कौन कौन सी समिट कहां कहां पर हुई है, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन जो हुआ था इंदौर में। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई थी वाराणसी में। ब्रिक्स देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक हुई थी पूरी उड़ीसा में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में। ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक जयपुर में। रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक तिरुवनंतपुरम में। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक हुई बेंगलुरु में। ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक गुवाहाटी असम में। केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक हुई थी। और अभी ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ये हुई थी हैदराबाद में। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अली रेजा फिरोजजा। तो फ्रांस के चेस प्लेयर हैं ये ग्रैंड मास्टर अली रेजा फिरोजजा। और अभी इन्होंने ही चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीत लिया। जो फाइनल खेला गया था ये फिरोजजा और भारत के अर्जुन एरिगेसी के बीच में खेला गया था, जो कि ड्रॉ हो गया था। लेकिन अली रेजा फिरोजजा के अंक ज्यादा होने के कारण उनको विजेता घोषित कर दिया गया। इसलिए तो बोला अभी चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीत लिया अली रेजा फिरोजजा ने। फ्रांस के हैं, याद रखना, फ्रांस के चेस प्लेयर हैं। अब मैंने आपको अभी चेस से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कल के वाले वीडियो में, कल वाले सेशन में रिवाइज कराए थे। तो आज हम सिर्फ ये बात कर लेते हैं, फिडे को जो विश्व में रेगुलेट करने वाली चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फिडे है। तो फिडे की स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्कोडी डोर्कोविच और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद। फिडे ने 2026 को ईयर ऑफ चेस इन एजुकेशन, शिक्षा में शतरंज का वर्ष घोषित किया। अब आपके लिए प्रश्न है, अभी हमारे 99 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तमिलनाडु कोयम्बटूर से बिलोंग करते हैं वो, लेकिन उनका नाम मैं जानना चाहता हूँ। कल ही हमने पढ़ा इनके बारे में, ये आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना कि अभी केंद्र सरकार ने नीति आयोग के नए सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो सही उत्तर होगा अनुराग जैन को। तो केंद्र सरकार ने अनुराग जैन को अभी नीति आयोग का नया सीईओ बनाया है। अनुराग जैन कौन है? 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश केडर से हैं ये। ठीक है, अभी तक नीति आयोग के सीईओ कौन थे? निधि छिब्बर। इनके पास एडिशनल चार्ज था इसका, हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन अब फाइनली परमानेंट नियुक्त कर दिया है अनुराग जैन को। नीति आयोग, नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष जो भारत के प्रधानमंत्री वही होते हैं, तो अभी नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी, अभी कुछ दिन पहले ही बने थे, ये भी याद रखना नाम। और सीईओ अनुराग जैन बन गए। नीति आयोग
इसे योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था। कब आया था? 1 जनवरी 2015। बाकी इसके ये जो पूर्णकालिक सदस्य हैं ये भी आप देख सकते हो। अच्छा, नीति आयोग की बात हो रही है, नीति आयोग से और क्या क्या करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके बनते हैं मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। नीति आयोग के दूसरे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में पहले स्थान पर उड़ीसा है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? वीके पॉल। और नीति आयोग ने ही फ्रंटियर टेक हब को लॉन्च किया था। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट भी जारी की। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पे रहा? मिजोरम का हनहतियाल जिला। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया नीति आयोग ने। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया इन्होंने। नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का चिंजर कैपिटल घोषित किया। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने तेलंगाना में 2 नई पहलों को इनिशिएटिव्स को शुरू किया। अटल टिंकरिंग लैब सारथी मेंटोर इंडिया एकेडमी। नीति आयोग ने एक नया प्लान बनाया जिसका नाम है DPI@2047। इसका लक्ष्य है 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। और रियल टाइम गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए CPO पोर्टल लॉन्च किया इन्होंने। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहला स्थान किससे मिला? पंजाब को। ठीक है, तो ये नीति आयोग से सारी बातें हो गई। अब एक्चुअली में अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न था तो कुछ अपॉइंटमेंट भी हम रिवाइज कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD बने डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए CEO सौरभ विजय बने। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान बने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं पहले से अनुराग गर्ग, लेकिन अभी 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। देखो आज जो हमने नाम पढ़ा है वो अनुराग जैन है और ये अनुराग गर्ग है, कंफ्यूज मत होना। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी शुरू हुए ग्लासगो स्कॉटलैंड में, इसमें हमने पढ़ा भारतीय दल का शेप द मिशन किसे बनाया गया? रोहित राजपाल को, ये भी याद रखना। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा के अध्यक्ष बने P जवाहर। भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ बने अजय कोचर। कर्नाटक के CM DK शिव कुमार बने। DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया अभी राजेश कुमार सिंह को, ये भारत के रक्षा सचिव है। और CBSE के नए अध्यक्ष बने लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 23 जुलाई को। हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 23 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को भारत में पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था, इसीलिए 23 जुलाई को। वैसे आपको बता दूं, ये तो हमने देख लिया पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण हुआ था 23 जुलाई 1927 को। अगर पूछें पहला प्रसारण ये किसने किया था? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है मुंबई की, उसने किया था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है 8 जून 1936 को। फिर बाद में इसका नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया गया था 1957 में। अच्छा, भारत में FM प्रसारण की शुरुआत ये कब और कहां हुई थी? तो 23 जुलाई 1977 को चेन्नई में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो हमारा तो प्रश्न राष्ट्रीय प्रसारण दिवस से था, 23 जुलाई को होता है। अब मैं आपको जुलाई के सारे दिवस रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 जुलाई को 3 दिवस होते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, GST डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में हमने मनाया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना, जुलाई के इंपॉर्टेंट दिवस हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी IRCT के अभी CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया, एडिशनल चार्ज किसे दिया गया? तो सही उत्तर क्या होगा? राहुल हिमालयन। तो भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, जिसे आप IRCTC बोलते हो शॉर्ट में, अभी इसके CMD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया राहुल हिमालयन को। इन्होंने किनका स्थान लिया? संजय कुमार जैन का। कुछ समय पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था,
तो IRCT इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म देखोगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो ये रेल मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसकी स्थापना होती है 1999 में। इसका मुख्य काम क्या होता है? ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग का, ट्रेनों में खान पान कैटरिंग का, पर्यटन पैकेज बनाने का, होटल बुकिंग का, रेलवे यात्रा से जुड़ी आतिथ्य सेवाएं, रेल नीर जो बोतल आती है पानी की, ये भी इसी का उत्पाद है। तो ये सारे काम इसी के हैं, IRCTC के। और अभी इसके CMD बन गए, एडिशनल चार्ज मिल गया राहुल हिमालयन को। ठीक है, इसमें यही याद रखना है। अपॉइंटमेंट जो थे वो मैंने पीछे आपको रिवाइज कराई दिए। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में भारत का पहला UPI सक्षम मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा एनकैश ने। तो अभी हाल ही में एनकैश ने भारत का पहला UPI इनेबल्ड मील कार्ड को लॉन्च किया। तो इसके माध्यम से जो कर्मचारी होंगे, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, वो UPI QR कोड स्कैन करके फूड और ग्रोसरी मर्चेंट पर सीधे भुगतान कर सकेंगे। मतलब एनकैश आप कह सकते हो ऐसी सुविधा शुरू करने वाला ये भारत का पहला कंपनी बन गया है। अब मील कार्ड क्या होता है, थोड़ा और समझो इसे। मील कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को खाने पीने के खर्च यानी कि मील अलाउंस के लिए देती है। मतलब कोई कंपनियां होती है ना कि खाना कंपनी की तरफ से है, तो कुछ कंपनियां उनको महीने भर का एक कार्ड दे देती है कि इस कार्ड को आप स्वाइप करो और वहां पे खा लो। तो पहले ये कार्ड केवल कुछ ही चुनिंदा रेस्टोरेंट में, दुकानों पे चलता था, लेकिन अब UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से इसको जोड़ दिया गया। इसलिए जहां पर भी आप UPI फोन से UPI को QR कोड को स्कैन करते हो ना, तो जहां पर भी UPI QR कोड होगा वहां पर भी इसके जरिए आप आसानी से भुगतान कर पाओगे और वहां पे खाना खा पाओगे। तो खाना खाने का ही तो ये कार्ड है, इसके बदले में आपको खाना मिलेगा। ठीक है, तो इतनी सी बात ये ध्यान रखनी है आपको। एनकैश कंपनी ये इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला भारत की पहली कंपनी बन गया। अभी इसने भारत का पहला UPI इनेबल्ड मील कार्ड को लॉन्च किया है। तो ये वाली सुविधा इसने कहा। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। इसको तैयार किया NPCI ने 2016 में। NPCI मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलियंट गांव कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा किल्लाई। तो तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले का किल्लाई गांव यह राज्य का पहला पूरी तरह तैयार जलवायु लचीला गांव यानी कि क्लाइमेट रेजिलियंट गांव बन गया। क्या मतलब हो गया क्लाइमेट रेजिलियंट गांव? मतलब जलवायु लचीला गांव का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा गांव जो चक्रवात, बाढ़, समुद्र का बढ़ता जल स्तर, तटीय कटाव और जो भी जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं उनका बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। तो ऐसे गांव को कहेंगे जलवायु लचीला गांव, क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज। और अभी ये बन गया तमिलनाडु का किल्लाई गांव। अच्छा, किल्लाई को ही क्यों चुना गया? ये गांव समुद्र के पास है, इसलिए यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का खतरा ज्यादा होता है, इसीलिए इसको पहले राज्य का पहला क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज बनाया गया। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? मतलब गाँव को इस तरह से बनाना, जिन भी गाँव में जलवायु परिवर्तन की समस्याएं ज्यादा है तो उनको जलवायु लचीला गांव बनाने की जो ये योजना है, ये कब शुरू की थी तमिलनाडु सरकार ने? 2022-23 में जो क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया था, ताकि तटीय गांवों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों से बचाया जा सके। तो उसी के तहत अभी यह राज्य का पहला जलवायु लचीला गांव बन गया है, किल्लाई गांव। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। गांव से ही संबंधित कुछ और प्रश्न आपको रिवाइज कराता हूं। पहले अगर आपसे पूछे ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा? बिहार। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना कुनेरी गांव। पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज या आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है? श्योक गांव में। और गुजरात का चौथा सोर गांव ये है धोरडो गांव। लेकिन आपको पता होगा भारत का जो पहला सौर गांव है, सोलर विलेज, वो भी गुजरात का है। कौन सा? मोढेरा गांव। और धोरडो से याद आएगा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने धोरडो गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज भी घोषित किया था। बाकी बात करें महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, जिसे पहले अहमदनगर के नाम से जानते थे, तो अहिल्यानगर जिले का जो सौंदला गांव है, ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। महाराष्ट्र के भंडारा जिले का बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी। और ग्रामीण घरों में
हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने शुरू किया? यूपी ने। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले का कुसुनपुर गांव राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा। महाराष्ट्र सरकार ने माझो गांव आरोग्य संपन्न गांव मतलब मेरा गांव स्वस्थ गांव नाम से एक अभियान भी शुरू किया। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? चुमुर गांव पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, तो ये तो गांवों से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए। लेकिन आज वाले प्रश्न में जो हमने बात करी है कि भैया तमिलनाडु का पहला पूरी तरह से जलवायु लचीला गांव कौन सा बना? तो किल्लाई गांव। तो अब तमिलनाडु को भी एक बार देख लेते हैं, कम से कम स्टैटिक देख लो आप। ये एक देखो पहले तो आप लोकेशन, ये रहा तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय। इनकी पार्टी का नाम है टीवीके। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्य के पशु नीलगिरी ताहर, पक्षी एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, गुंडाई नेशनल पार्क, नमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है। क्लासिकल डांस भरतनाट्यम हो गया। दो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल शास्त्र भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चित्तराय महोत्सव हो गया, हताई अम्मन महोत्सव हो गया। ठीक है, तो ये सब स्टैटिक आपके तमिलनाडु से ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी पीडीएफ और क्विज आपको मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए। कहां पर? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि 2026 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित डोभाल को। फिर पूछा भी किस देश के राष्ट्रपति बसरो डियोमाए फे इकोवास के अध्यक्ष बने हैं? तो ये है सेनेगल के राष्ट्रपति। फिर पूछा 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, मैंने आज भी पूछा था इनका नाम, तो आंसर होगा वीएस रतनवेल, तमिलनाडु से ये। फिर आपसे पूछा भी जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय जिसका नाम है शब्दलोक, इसका उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा कोलकाता में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर स्किलिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित करेगा? दो जगह हैं, गुवाहाटी और असम में। फिर पूछा 68.80 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। फिर पूछा अभी चर्चा में रही लाकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस, ये किस राज्य से संबंधित है? कहां पर शुरू हुई? तो आंसर होगा मेघालय में। फिर पूछा भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। फिर पूछा विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया गया अभी 22 जुलाई को। फिर पूछा फ्रांस ने किस आयु से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला कानून पारित किया? तो आंसर होगा 15 वर्ष। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पूछा था तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा कोल्ले हिल्स। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।